दोस्तों, आज हम शांतिगिरी गोस्वामी हत्याकांड के बारे में बात करने वाले हैं। इस घटना की शुरुआत गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से होती है। दरअसल एक सुबह सुरेंद्रनगर की स्थानीय पुलिस को एक चौंकाने वाली सूचना मिली। बताया गया कि इलाके की एक नहर में एक शव पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया, लेकिन उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि शव के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान की जा सके। न कोई मोबाइल फोन मिला, न पर्स और न ही कोई दस्तावेज। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर यह व्यक्ति कौन था और उसकी मौत कैसे हुई थी। यहीं से इस मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस ने आसपास के इलाके की अच्छी तरह जांच की, लेकिन वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे तुरंत हत्या का शक हो। ऐसे में शुरुआती तौर पर पुलिस को लगा कि शायद यह कोई सामान्य मौत या हादसे का मामला हो सकता है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसकी पहचान करने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद मृतक की पहचान नहीं हो सकी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आसपास के किसी भी थाने में उस व्यक्ति की गुमशुदगी तक दर्ज नहीं थी। यानी एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिल चुकी थी, लेकिन कोई उसे तलाशने भी नहीं आया था। दरअसल यह घटना गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की थी, जो अहमदाबाद से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मामला अक्टूबर 2025 के आसपास का बताया जाता है। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मामला आगे चलकर एक हत्याकांड में बदल जाएगा। पुलिस ने अपनी तरफ से जांच तो की, लेकिन मृतक की पहचान न हो पाने की वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सका। समय बीतता गया और पूरे 7 से 8 महीने तक यह शव एक अनजान व्यक्ति के रूप में ही दर्ज रहा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब मई 2026 में यह मामला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तक पहुंचा। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जब इस केस की फाइल देखी तो शुरुआत से ही उन्हें कई बातें संदिग्ध लगीं। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर कोई व्यक्ति अचानक गायब हो गया था तो उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तक क्यों नहीं दर्ज कराई। यही बात जांच अधिकारियों को बार बार परेशान कर रही थी। उन्हें लगने लगा कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। इसी वजह से क्राइम ब्रांच ने मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी। अब सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी था कि नहर में मिला शव आखिर किसका था। इसके लिए पुलिस आसपास के गांवों में पहुंची, लोगों से पूछताछ की और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, शांतिगिरी गोस्वामी। पता चला कि शांतिगिरी गोस्वामी कई महीनों से अचानक लापता थे। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब पुलिस उनके गांव पहुंची। कुछ लोगों का कहना था कि शांतिगिरी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में उनके अचानक गायब होने की चर्चाएं पहले से ही चल रही थीं। अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया था। अगर शांतिगिरी इतने महीनों से गायब थे तो उनके परिवार ने उनकी तलाश क्यों नहीं की और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत क्यों नहीं समझी। यहीं से पुलिस का शक और गहरा होने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद शांतिगिरी के गायब होने के पीछे की सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही जांच टीम की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका था। ऐसे में पुलिस ने शांतिगिरी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। इसके साथ ही पत्नी जागृति के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले गए। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद यहीं से कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उन्हें इस रहस्य तक पहुंचा सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आपको बता दूं कि यहीं से पुलिस को इस केस का पहला बड़ा क्लू हाथ लगा। जैसे जैसे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच आगे बढ़ी, पुलिस का शक भी बढ़ने लगा। दरअसल जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई उसने अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस को पता चला कि जागृति और उनके पड़ोसी कांतिलाल साबरिया लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों के बीच अक्सर लंबी लंबी बातचीत होती थी। अब किसी पड़ोसी से बात करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यहां मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस को कुछ ऐसी लोकेशन डिटेल्स भी मिली जिन्होंने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। अब तक जो मामला सिर्फ गुमशुदगी का लग रहा था, वह धीरे धीरे कुछ और ही कहानी बयां करने लगा था। क्राइम ब्रांच अब शांतिगिरी गोस्वामी के गांव तक पहुंच चुकी थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि शांतिगिरी की पत्नी जागृति और उनके पड़ोसी कांतिलाल साबरिया के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। गांव में भी दोनों की नजदीकियों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती थीं। इसलिए जागृति और कांतिलाल से अलग अलग पूछताछ शुरू की गई।
शुरुआत में दोनों खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताते रहे। कभी जागृति एक कहानी सुनाती तो कांतिलाल कुछ और ही बताता। उनकी बातों में बार बार विरोधाभास सामने आ रहा था। यहीं से पुलिस को यकीन होने लगा कि दोनों कुछ छिपा रहे हैं। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत भी लगने लगे। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और दोनों के बयानों की तुलना की गई। हैरानी की बात यह थी कि पूछताछ के दौरान जो बातें दोनों बता रहे थे वे उनके मोबाइल रिकॉर्ड्स से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थीं। अब पुलिस को लगभग साफ हो चुका था कि यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है। कहीं न कहीं इस पूरी कहानी में जागृति और कांतिलाल की भूमिका जरूर थी। और यही वह मोड़ था जहां से जांच सीधे एक हत्या की साजिश की तरफ बढ़ने लगी। लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार जागृति और कांतिलाल टूट गए। अब पुलिस के सामने पूरी सच्चाई आ चुकी थी। पता चल गया कि शांतिगिरी की हत्या की गई थी और इस पूरी साजिश में ये दोनों शामिल थे। फिर क्या था? पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के ध्रांगध्रा तालुका में सोल्डी नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में गोस्वामी परिवार रहता था। मैं आपको परिवार के बारे में थोड़ा बताता हूं। इस परिवार में दो भाई थे, शांतिगिरी गोस्वामी और सुखदेवगिरी गोस्वामी। दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। सुखदेवगिरी की शादी जागृति से हुई थी। सुखदेवगिरी अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश था। शांतिगिरी गोस्वामी सुखदेवगिरी का बड़ा भाई था और वो ट्रक ड्राइवर था, इसलिए ज्यादातर समय काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। अलग अलग शहरों में उसका आना जाना लगा रहता था। शांतिगिरी जब भी घर वापस आता तो कुछ ना कुछ लेकर आता था। अपने परिवार के लिए कपड़े, सामान और छोटी मोटी चीजें लेकर आता। वो सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे भाई सुखदेवगिरी की पत्नी जागृति और उसके बच्चों के लिए भी लाता था। शुरू में जागृति और शांतिगिरी का रिश्ता सामान्य देवर भाभी वाला ही था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसकी भी एक वजह थी। दरअसल एक बार दोनों को गांव की यात्रा पर साथ जाने का मौका मिला। उस दौरान जागृति और शांतिगिरी ने काफी समय साथ बिताया और इसी यात्रा के दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। कुछ समय बाद गांव में इन दोनों को लेकर बातें होने लगीं। शुरुआत में परिवार ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ चीजें नजर में आने लगीं तो घर का माहौल बिगड़ने लगा। आए दिन घर में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर भी बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि जागृति और शांतिगिरी ने फैसला कर लिया कि घर छोड़कर अलग रहेंगे। और फिर एक दिन जागृति ने ना अपने पति के बारे में सोचा, ना ही अपने बच्चों के बारे में। बिना किसी की परवाह किए वो शांतिगिरी के साथ घर छोड़कर चली गई। जब गांव में इस बात का पता चला तो चारों तरफ बस यही चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक शादीशुदा औरत अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने ही जेठ के साथ भाग जाएगी। सब तरह तरह की बातें करने लगे। घर छोड़ने के बाद दोनों दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। शांतिगिरी ट्रक चलाने का काम करता था, इसलिए कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। जैसे ज्यादातर रिश्तों में होता है, वैसे ही इनके साथ भी हो गया। कुछ महीनों बाद घर के खर्चे और पैसे को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। उसी दौरान उनके घर के पास कांतिलाल उर्फ भरत भाई साबरिया रहने आ गया। शांतिगिरी जब ट्रक लेकर काम पर बाहर रहता तो कांतिलाल अक्सर उनके घर आने लगा और जागृति से बातें करने लगा। शुरुआत में तो ये पड़ोसी जैसा रिश्ता ही था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई। शांतिगिरी तो ज्यादातर समय ट्रक लेकर बाहर ही रहता था, इसलिए जागृति अक्सर घर में अकेली रह जाती थी। ऐसे में कांतिलाल का बार बार आना, उसके साथ बैठकर घंटों बातें करना जागृति को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और फिर जो होना था वो हो गया। धीरे धीरे कांतिलाल और जागृति की नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों अब ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताने लगे। कांतिलाल का घर आना जाना तो मानो रोज का नियम बन गया था। इसी दौरान जागृति की मुलाकात दीपक नाम के एक युवक से हुई। दीपक छोटा मोटा काम करता था। सोशल मीडिया पर उसकी नजर जागृति की तस्वीरों पर पड़ी तो वो उससे बात करने लगा। शुरुआत में जागृति इसे हल्के में ले रही थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ती गईं और उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। जागृति को अब समझ आने लगा था कि दीपक उसके करीब आना चाहता है,
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सब कांतिलाल उर्फ भरत भाई साबरिया को भी पता चल गया। फिर भी उसने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा वो खुद दीपक और जागृति के बीच बातचीत बढ़ाने लगा। धीरे धीरे दीपक का भी जागृति के घर आना जाना शुरू हो गया। अब जागृति की जिंदगी में कांतिलाल के साथ साथ दीपक भी आ चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कांतिलाल विरोध करने की बजाय दोनों का साथ दे रहा था। अब आप ही सोचिए, अगर किसी के घर में बार बार दो लोगों का आना जाना शुरू हो जाए तो क्या वो बात हमेशा छिपी रह सकती है? आपने भी देखा होगा, गांव में कोई बात ज्यादा दिन छिपती नहीं। आज एक को पता चलता है, कल दूसरे को, और देखते ही देखते पूरे गांव में बात फैल जाती है। यहां भी यही हुआ। ये बात शांतिगिरी के कानों तक भी पहुंच गई। अब आप ही बताइए, जब पति को अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनने को मिले तो घर का माहौल कैसे ठीक रह सकता है? यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद दोनों के बीच आए दिन कहासुनी होने लगी। छोटी छोटी बातों पर भी बात बढ़ जाती और घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। और फिर धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि जागृति के मन में एक ख्याल आने लगा। अगर उसे कांतिलाल के साथ रहना है तो शांतिगिरी को बीच से हटाना ही होगा। उधर कांतिलाल भी अब उसी सोच में था। दोनों ने मिलकर शांतिगिरी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वे खुद किसी भी तरह इस मामले में फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये काम किसी और से करवाने की सोची। इसी दौरान उनकी मुलाकात यूनुस नाम के एक अपराधी से हुई। पैसों के लालच में यूनुस इस काम के लिए तैयार हो गया। उनकी 25,000 रुपए में बात पक्की हो गई और पूरी हत्या की योजना बना ली गई। एक रात योजना के मुताबिक यूनुस चुपके से शांतिगिरी के घर में घुस गया। घर में अंधेरा था और शांतिगिरी गहरी नींद में सो रहा था। यूनुस अंदर आ तो गया था, लेकिन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या नहीं। धीरे धीरे उसके मन में डर बैठने लगा। उसे लगने लगा कि अगर पकड़ा गया तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। यूनुस डर गया और उसने शांतिगिरी की हत्या नहीं की। उसने बस सोते हुए उसकी एक फोटो खींची और जागृति को भेज दी। साथ में उसने झूठा मैसेज लिख दिया। काम पूरा हो गया। उधर जागृति और कांतिलाल ने बिना कुछ जांचे उसकी बात मान ली। उन्हें लगा कि काम हो चुका है, इसलिए उन्होंने उसे 25,000 रुपए भी दे दिए। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो देखकर दोनों चौंक गए। शांतिगिरी घर से बाहर निकल रहा था, बिल्कुल ठीक ठाक हालत में। ये देखते ही जागृति और कांतिलाल के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि यूनुस ने कोई काम नहीं किया, बस फोटो भेजकर झूठ बोल दिया और 25,000 रुपए लेकर निकल गया। अब जागृति और कांतिलाल उर्फ भरत भाई साबरिया को साफ साफ समझ आ गया था कि शांतिगिरी को रास्ते से हटाने का ये काम उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। फिर दोनों ने मिलकर नई और खतरनाक योजना बनानी शुरू कर दी। 7 अक्टूबर 2025 की रात शांतिगिरी अपने ट्रक लेकर थका हारा घर लौटा। तभी जागृति और कांतिलाल उर्फ भरत भाई साबरिया ने पहले उससे झगड़ा शुरू कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते कांतिलाल ने अचानक शांतिगिरी पर हमला बोल दिया। शांतिगिरी घबरा गया, उठने की कोशिश की और खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगा। वो मदद के लिए चीखने की कोशिश कर रहा था, छटपटा रहा था। तभी जागृति ने उसके चेहरे पर तकिया जोर से दबा दिया। अब खुद सोचिए दोस्तों, एक तरफ 2 लोग थे और शांतिगिरी अकेला। वो कितनी देर तक खुद को बचा पाता? धीरे धीरे शांतिगिरी की हालत बिगड़ती गई और कुछ ही देर में वह पूरी तरह कमजोर पड़ गया। उस रात उसकी मौत हो गई। इसके बाद जागृति और कांतिलाल कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। दोनों डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। जल्दबाजी में उन्होंने शव को कमरे में ही बिस्तर के पीछे छिपा दिया। अगले दिन यानी 8 अक्टूबर 2025 को जागृति ने दीपक को फोन करके घर बुला लिया। फिर तीनों ने मिलकर एक और योजना बनाई। उन्होंने ललित को मेडिकल इमरजेंसी का बहाना देकर कार मंगवाई। उसी कार में उन्होंने शांतिगिरी के शव को रखा और सुरेंद्र नगर की नहर तक ले जाकर पानी में फेंक दिया। आपको बता दूं, हत्या के बाद जागृति और कांतिलाल उर्फ भरत भाई साबरिया सोल्डी गांव में पति पत्नी की तरह रहने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने गांव में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शांतिगिरी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। अजीब बात यह थी कि इतने दिनों तक परिवार की तरफ से भी उसकी गुमशुदगी की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। दूसरी तरफ नहर में मिले शव को स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में एक हादसा ही मान लिया था। कुछ महीनों तक मामला ठंडा पड़ गया और पुलिस की जांच भी लगभग बंद हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद यह केस
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया। एक दूसरी जांच के दौरान यूनिस पकड़ा गया और पूछताछ में उसने पूरी बात बता दी। इसके बाद केस दोबारा खुला और शक मजबूत हुआ कि नहर में मिला शव शांतिगिरी गोस्वामी का ही था। फिर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जागृति और कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया। दीपक और ललित को इस केस में गवाह बनाया गया। फिलहाल मामला अदालत में चल रहा है। दोस्तों, सच बोलूं तो पूरा केस सुनकर गुस्सा भी आ रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है। एक औरत पहले अपने पति और बच्चों को छोड़ देती है, फिर जेठ के साथ भाग जाती है, उसके साथ भी नहीं टिकती और आखिरकार दो नए प्रेमियों के साथ मिलकर उसी को मारने की साजिश रच देती है। सबसे अजीब बात यह है कि जब यूनिस ने काम नहीं किया तो इन्होंने खुद हाथ खराब कर दिए। मुझे सबसे ज्यादा गलत पुलिस की शुरुआती लापरवाही लगी। हादसा मानकर केस बंद कर दिया। अगर क्राइम ब्रांच ना होती तो यह हत्याकांड हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाता। मेरा अपना ख्याल है कि कुछ लोग अपनी इच्छा को इतना बढ़ा लेते हैं कि अंदर की इंसानियत ही मर जाती है। यह केस हमें एक बात सिखाता है, रिश्ते में चाहे कितनी भी समस्या हो, गलत रास्ता कभी भी हल नहीं है। गलत रास्ता चुनने से पहले एक बार सोचना बहुत जरूरी है। इस पूरे केस में आपको सबसे ज्यादा गलत और शौक वाली बात क्या लगी? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखना।